आइए प्रिय छात्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि भाषा और भाषा विज्ञान, भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड और भी वीडियो मिलती रहेगी। और हिंदी एमए हो या आप बीए के अंदर आपका हिंदी का जो सिलेबस है उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बीए के अंदर भी सिलेबस आपका भाषा के विविध रूप, ठीक है। तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहते हुए सदा विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। यानी कि हर एक मनुष्य वो समाज में रहता है, अपने विचार है वो दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बातें सुनते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, आप अपने घर पे बातचीत करते हैं, क्लास में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो दुनियादारी में लोग बोलते रहते हैं, आपसे में अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। और सामान्य रूप में भाव व्यक्ति के सभी साधनों को भाषा की संज्ञा दी जाती है। यानी कि भाषा किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकें। जो जिन जिन साधनों से हम जो अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं उन्हें भाषा, वे क्या है, सभी साधनों को भाषा की संज्ञा दी जाती है। यानी कि वे साधन जो अपने भावों को विचार प्रकट करने के लिए, जरूरी नहीं है कि आप भाषा बोल कर ही, आप अपने इशारा करके किसी को हाथ से हाथ हिला करके आप हाथ हिलाएं तो उससे भी क्या है, वो एक भाषा है। यानी कि जैसे पक्षियों की भाषा होती है, जानवरों की भाषा होती है, हालांकि हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते। जैसे कुत्ता भौंकेगा, ठीक है, कुत्ते की भाषा कुत्ता समझ सकता है, उल्लू बोलता है, चिड़िया बोलती है, मेंढक बोलता है, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, ये सभी बोलते हैं। लेकिन इनकी भाषा होती है, वो अपने भावों को व्यक्त कर देते हैं, वही जानवर समझ पाता है। कुत्ते की जो भाषा है वो भैंस नहीं समझ सकती, भैंस की भाषा कुत्ता नहीं समझ सकता, पक्षी की भाषा है वो क्या है, दूसरे जानवर नहीं समझ सकते। यानी कि उसी प्रकार मनुष्य की भाषा है, ठीक है। आजकल हाँ, कुछ जानवरों को ट्रेंड किया जा रहा है जो मनुष्य की भाषा सीख रहे हैं। जैसे कोई हाथी वगैरह, घोड़े वगैरह, कुत्ते वगैरह, उनको कहते बैठ जाए वो वहीं पर, ठीक है। वो कहेगा जोनी जोनी, जैसे कि हम कुत्तों के नाम रख दें जोनी जोनी, वो उस आवाज़ को पहचानने लग जाता है। धीरे धीरे कुछ हद तक वो मनुष्य की भाषा को क्या समझने लगता है, लेकिन ज़्यादा हद तक नहीं, हर बात को नहीं समझ सकता वो, ठीक है। आप उसे कुत्ते को डांटेंगे, आप कहेंगे हट हट वहीं पर बैठ जा, तो वो वहीं पर बैठ जाएगा। मतलब कुछ हद तक समझता है, लेकिन ये नहीं कि भी वो सारी भाषा समझ वो आपसे बातें करने लगे, ऐसा नहीं है। कार्टून में आप देखते हैं, वहाँ कार्टून में क्या दिखाते हैं कि जानवर बोल रहे हैं। अजीब बात है, हर जानवर को बोलते हैं, मतलब कार्टून है, कार्टून आप टीवी में देखते हैं, वो कुछ भी दिखा सकते हैं, उनकी मर्जी है वही, ठीक है। आगे देखते हैं। भावाभिव्यक्ति संदर्भ में हम अनेक माध्यमों का सहारा लेते हैं, ठीक है। स्पर्श करके, चुटकी बजाकर, आंख घुमाकर, दबाकर, उंगली को आधार बनाकर, गहरी सांस छोड़कर, मुख के विभिन्न अंगों के सहयोग से ध्वनि उच्चारण कर आदि। यानी कि ये देखते हैं कि भाषा के विविध रूप, मतलब अपने भावों को व्यक्त करने, आप ताली बजा देंगे या आप किसी को स्पर्श करेंगे या किसी को थप्पड़ मार के और फिर बोलेंगे, तो ये क्या भाव व्यक्ति है। गुस्सा आ जाएगा तो हम किसी की तरफ आंख, जैसे कि टीचर है, ठीक है, कोई बच्चा मतलब शरारत कर रहा है तो उसकी तरफ थप्पड़ दिखाएगा या उसकी तरफ आंख निकालेगा तो वो डर जाएगा, ठीक है, वो उसके भाव को समझ जाएगा। हम कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, हंस रहा है तो हम भी हंसने लग जाए, हम उसके भाव को समझ जाते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति रो रहा है तो वो बोल तो नहीं रहा, लेकिन वो रो रहा है, उसके भाव को व्यक्ति समझ जाएंगे। उसी प्रकार छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चा क्या है, वो बोल नहीं सकता, तो वो रो के, वो जब रोने लग जाएगा तो माँ को पता चल जाएगी बच्चे को भूख लगी है, ठीक है, या कोई और दिक्कत होगी तो वो रोने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे हम देखते हैं कि मूक भाषा ये कहता है कि भाषा की स्पष्टता को ध्यान में रखकर उसके विभिन्न वर्ग बना सकते हैं। भाषा के अनेक वर्ग हैं। भाषा की ध्वनि रहित स्थिति में ही ऐसी भाव व्यक्ति होती है, इसे भाषा का अव्यक्त रूप भी कहा जा सकता है। संकेत, चिन्ह, स्पर्श आदि भावाव्यक्ति के माध्यम इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पुष्प की भाषा भी मूक है।
यानी कि जो आपका फूल होता है उसकी भी कुछ भाषा होती है। मैंने कहा ना, हर एक चीज़ की अपनी एक भाषा होती है, लेकिन बात यह है कि आप उसको समझ सकते हो। जैसे कोई फूल है, आपने सूंघा, उसकी शोरम आई, अच्छी शोरम आई, तो इसका मतलब है कि वो अच्छा भाव है, ठीक है। अगर गंदी बांस स्मेल आती है, कैसे कई ऐसे फूल होते हैं जिनके अंदर गंदी स्मेल आती है, तो वो उनके भाव को, यानी कि वो भी उसके भाव को हम समझ गए, यानी कि उसके स्वभाव को हम जान गए कि वो कैसा है, ठीक है। तो संकेत, चिन्ह, स्पर्श, देख जैसे कि आप देखते हैं कि जो सड़क के किनारे चिन्ह लगे होते हैं, वो चिन्ह होते हैं, वो बोलते नहीं, लेकिन वो मूक भाषा होती है। जैसे कि आगे कहीं लिखा होगा कि स्कूल का सिंबल, तो वहाँ एक बच्चा बैग लेते हुए जाके इस प्रकार डायग्राम दिखा देगा, या चौराहा है, ठीक है, या जहाँ हॉर्न बजाना अलाउ है, तो वो रोड सिंबल जितने भी आप देखते हैं वो मूक भाषा होती है, वो मूक भाषा है, ठीक है। और जो आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं वो मूक भाषा नहीं होती, वो क्या है, वो अमूक होती है, ठीक है। उसके अंदर जैसे रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ होगा कि फलानी गाड़ी फलाने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है, कृपया यात्री ध्यान दें। तो ऐसे जो वो बोलती है ना, तो वो मूक भाषा नहीं होती, वो उसके अंदर वो बोलती है, ठीक है। इसी की बजाय अगर कोई शब्द लिखे होते हैं, संकेत चिन्ह, वो क्या मूक भाषा होती है। तो समझ गए होगी मूक भाषा क्या होती है। आगे देखिएगा, अस्पष्ट भाषा, जब व्यक्त भाषा का पूर्ण या स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तो उसे अस्पष्ट भाषा यथा चिड़िया प्रातःकाल से अपना गीत शुरू कर देते हैं, किंतु उनके गीत को स्पष्ट ज्ञान सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। यही बात मैंने कही थी, कोई भी जानवर, चिड़िया बोलती है, ठीक है, सुबह सुबह मुर्गा बोलता है 4 बजे, ठीक है, तो वो बोलता है, सभी को पता है कि 4 बजे बोलेगा, लेकिन वो क्या कह रहा है ये तो हमें आज तक नहीं पता चला भी वो क्या कह रहे हैं। उनकी भाषा तो वही, जो मुर्गे की भाषा मुर्गा जान सकता है, इंसान की भाषा इंसान जान सकता है, चिड़िया की भाषा चिड़िया जान सकती है, अपन हम थोड़ी ना जान सकते हम इंसान, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो अस्पष्ट भाषा होती है जितने भी जानवर पक्षियों की, ठीक है। आगे देखिए, स्पष्ट भाषा, जब व्यक्ति पूर्ण स्पष्ट हो तो ऐसी व्यक्त भाषा को स्पष्ट भाषा कहते हैं। जब मनुष्य मुख्य अवयवों के माध्यम से अर्थमयी ये यदाचित समष्टि का प्रयोग करता है, ठीक है, का प्रयोग करता है, तो ऐसी भाषा का रूप सामने आता है। यह भाषा मानव व्यवहार और उसकी उन्नति में सर्वाधिक सहयोगी है और विचार विनिमय के विभिन्न साधनों को ध्यान में रखकर भाषा के मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। स्पष्ट भाषा के, जिस भाषा को सुन के अपने को कुछ चीजें मिल जाए, स्पष्ट सी बात है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्पष्ट है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ मैं तमिल में बोलने लग जाऊँ, मैं उड़िया भाषा बोलने लग जाऊँ, मैं पंजाबी में बोलने लग जाऊँ, ठीक है, तो मैं और भाषा बोलने लग जाऊँ, तो वो भाषा का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो वो भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, स्पष्ट नहीं होगी। अड़ी अल्लाह उल्ला जैसे ऐसी भाषा बोलते हैं ना, वो दक्षिण की तरफ बोलते हैं, तो वो भाषा हमारे, वो हालांकि वो भाषा है, वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही, स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या कह रहा है। या कई बार हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, ठीक है, या बहुत धीरे बोल देते हैं, तो सुनने वाले को समझ में नहीं आता, वो कहेगा क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो स्पष्ट होनी चाहिए भाषा, ठीक है, जो स्पष्ट समझ में आए। तो स्पर्श भाषा, इसमें विचारों की अभिव्यक्ति शरीर के एक अथवा अधिक अंगों के स्पर्श माध्यम से होती है। इसमें भाषा के प्रयोगकर्ता और ग्रहणकर्ता में निकट आवश्यकता होती है, यानी कि स्पर्श भाषा, यानी कि आप किसी को जैसे कि आपने किसी को धक्का मारा, आपने किसी को धक्का मारा, आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी की चूंटी बोड़ दी, ठीक है, तो वो क्या है, स्पर्श भाषा है। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो आप अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हो या उसे कुछ कहना चाहते हो, या मजाक में भी आपने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, ठीक है, आपने किसी की चोटी बोड़ दी, ठीक है, तो आप शरारत करने के मूड में हो, तो आपने अपने शरारती भाव व्यक्त कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या आती है, स्पर्श, यानी कि स्पर्श होना जरूरी होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में इंगित भाषा, इस आंगिक भाषा भी कहते हैं। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से होती है। हरी झंडी, हरी बत्ती मार्ग साफ या आगे बढ़ने का संकेत, यानी कि इंगित भाषा। इंगित भाषा क्या, लिखी हुई होती है। हरी झंडी, ठीक है, जैसे कि अगर ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन नहीं है, ट्रेन के लिए अगर ट्रेन की पटरी टूटी हुई तो मतलब वहाँ के लाल झंडी लहरा दी जब ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार अलग अलग सिंबल है जिस पर अलग अलग बत्ती है। जो रोड सिंबल है, हरी लाल पीली बत्ती होती है, उनका भी एक मतलब होता है कि किस पर रुकें, किस पर चलें, ठीक है। तो ये चीज़ है। मार्ग पर जो भी लिखा होता है, जो रोड सिंबल्स जितने मैंने कहा कि वो इंगित भाषा के अंदर आती हैं, ठीक है।
उसके बाद में हम बात करते हैं और वाचिक भाषा, इसमें मौखिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे में ध्वनि संकेत भाव व्यक्त करते हैं। जैसे कि वाचिक भाषा मैं यूज कर रहा हूँ आपके सामने, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, वाचिक भाषा। मैं बोल के अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ, तो ये क्या है, वाचिक भाषा हो गई ना, ठीक है, के मुख्य साधन होते हैं, ठीक है। इसमें विचार विनिमय हेतु मुख के विभिन्न अवयवों का सहयोग लिया जाता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मुख से बोल रहा हूँ, जीभ, मेरी जीभ गति कर रही है। अगर किसी व्यक्ति की जीभ काट दी जाए या जीभ पकड़ ली जाए तो क्या वो बोल सकता है? ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा। तो उसके लिए क्या है कि मुंह के जो अवयव है जितने भी है, होठ है, दांत है, जीभ है, ये क्या है, ये एक्टिविटी करेगी। ये एक्टिविटी मतलब ये मूवमेंट करेंगी तभी तो आप बोल पाएंगे। कोई व्यक्ति तोतला होता है, ठीक है, तो उसकी क्या है, जो टंग्स होती है, वो जीभ होती है, वो कुछ ना कंट्रोल नहीं होती। बचपन में आप थे, तोते बोलते थे, त मतलब तोते बोलते थे, क्योंकि उस टाइम आपके मुंह के अंदर यानी कि आपके जीभ का, दांत का वो सही बैलेंस नहीं था, इसलिए आप सही नहीं बोल पाते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसकी तोतलापन दूर हो जाता है, ठीक है। यह सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है। सामान्यतः इस भाषा का प्रयोग सामान्य बैठे हुए व्यक्ति के साथ होता है। यंत्र आधारित दूरभाषा, टेलीफोन, वायरलेस आदि भाषा के इसी वर्ग के अंदर है। यानी कि आप किसी के पास फोन मिलाएंगे तो फोन मिला के कुछ बोलेंगे, ऐसे थोड़ी फोन मिला लिया, बोल नहीं रही, अब अगले को क्या समझ में आएगा? आप फोन मिलाओगे, हेलो भाई साहब कौन बोल रहे हो, क्या हाल चाल है, और बढ़िया भाई साहब ठीक है, तो मतलब आप बोलोगे कुछ ना कुछ तभी तो अगले को समझ में आएगा, ठीक है। तो टेलीफोन और वायरलेस है, यानी कि जो मैं आप जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल के ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा है, भाषा का मौखिक रूप है, ठीक है। उसके बाद में लिखित भाषा। अब देखिएगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और लिखी हुई भाषा, ये किताब है, एक किताब का प्रिंट है, ये आपके सामने लिखा हुआ मटेरियल भी है, और मैं बोल भी रहा हूँ, तो दोनों भाषा का यूज कर रहा हूँ। मैं बोल भी रहा हूँ और लिखा हुआ मटेरियल आपके सामने, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम लिखित भाषा है। इसमें अपने विचारों का विनिमय लिखकर अर्थात मुख्यतः लिपि का सहारा लेकर किया जाता है। आप एग्जाम में जैसे कि आपका एग्जाम होता है तो उसके अंदर आप लिख के ही क्वेश्चन प्रश्न का उत्तर देते हो, तभी एग्जामिनर चेक करने वाले को पता चलता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा हुआ है, इसने पढ़ा है इस विषय के बारे में, तभी तो उसको पता चलता है। लिखित रूप है, किताबें हैं आपकी लिखित रूप में है, समाचार पत्र आते हैं डेली, वो क्या आते हैं, लिखित भाषा के रूप में है, ठीक है। तो जितना भी लिखा हुआ मटेरियल लाइब्रेरी में जितनी भी आपकी किताबें वो लिखित फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको लिखित रूप में मिलेंगी, और ऑडियो रूप में भी आजकल किताबें आ गई है, बहुत सारी ऐप है जहां आप किताब, ठीक है, आपको पढ़नी नहीं है, ओनली आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और जो किताब है वो बोल के सुनाएगा। मतलब उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो सारी किताब है जो वो बोल के सुनाएगा। रेडियो सुनते थे पहले, ठीक है, तो वो बोल के सुनाता था, लेकिन लिखित रूप, ठीक है। आजकल सभी आपकी मर्जी है, आज के पास नेट की अवेलेबिलिटी है, आप लिखित रूप से पढ़ें, आप मौखिक रूप से पढ़े, आप लिखित और मौखिक दोनों से पढ़े, आप किसी से नहीं पढ़े, वो आपकी चॉइस है। आगे देखिएगा, इस भाषा में लिपि के आधार पर समय तथा स्थान की सीमा पर करने की शक्ति होती है। एक समय लिपिबद्ध किया गया विचार शताब्दियों बाद पढ़कर समझा जा सकता है, और कोई भी लिपिबद्ध विचार या संदेश देश विदेश के किसी भी स्थान को भेजा जा सकता है। किसी भी समाज की उन्नति मुख्यतः वहाँ की भाषा उन्नति पर निर्भर होती है। सामान्य तथ्य है कि उन्नत देश की भाषा भी उन्नत होती है, और इसके साथ भाषा का मानवीय सभ्यता उत्कर्ष आधार माना गया है। यानी कि ये कहना चाहता है कि जितनी भी यानी कि लिखित भाषा होती है उसकी एक लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी लिपि है, ठीक है, पंजाबी की गुरुमुखी है, ठीक है, तो इसी प्रकार लिखित होती है, और भाषा लिखित भाषा की और लिपि होनी चाहिए, ठीक है। और लिखित मटेरियल है वो कभी तक भी पढ़ा जा सकता है। जैसे कि आप ये वीडियो है आप इसको कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिख रखा है, यानी कि जो यूट्यूब पे वीडियो होती है वो मतलब स्टोरेज है, वो यूट्यूब पर स्टोरेज है, आपकी फ़ोन के अंदर स्टोरेज की जरूरत नहीं आती, यानी कि मतलब आप वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, तो वो उसके अंदर आपके फ़ोन की अंदर डाउनलोड नहीं होती, वो सीधी यूट्यूब पर चली जाती है, ठीक है। फ़ोन की मेमोरी उसके अंदर यूज नहीं होती। तो मतलब लिखित का मतलब है कि जिसको लंबे टाइम तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं। किताब है, आप आज ने खरीद ली, आप 10 साल बाद भी मतलब आपको वो किताब मिलेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति कोई लेक्चर दे रहा है, आपका टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहा है,
तो वो क्या है, मौखिक रूप है, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे वो दोबारा आपको लेक्चर सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो एक बार किसी ने बोल दिया, सुन लिया, बस बाद में भूल गए, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, साथ में सुहागा जोड़ रखा है। ठीक है, गजनी बने हुए हैं हम तो, 15 मिनट में बात भूल जाते हैं। टीचर ने पढ़ाई खाता साफ। ठीक है, बाद में लिखित मटेरियल का इशारा लेना पड़ता है भाई। ठीक है, ऐसा ही तो होता है, किताबें पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद में क्या, टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर मौखिक भाषा का यूज करके पढ़ा गया। अब आपको क्या है, खुद लिखित मटेरियल है किताबों से, वो पढ़ना पड़ेगा, नोट्स हैं, ठीक है, किताबें हैं आपकी, तो ये आप समझिए। और दूसरा है कि भी लिखित यानी कि जो भाषा होती है वो किसी संस्कृति के यानी कि किसी समाज को उन्नत बनाती है। जैसे कि वर्तमान में अंग्रेजी भाषा है, तो वो जहाँ जहाँ अंग्रेजी भाषा यूज की जाती है वहाँ आज वो डेवलप कंट्री है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है। देखिएगा, आप हिंदी भाषा सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश भी आपको, अंग्रेजी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पर यूज की जाती है। आप इंडिया के किसी भी मतलब स्टेट में चले जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, तो वहाँ क्या है, मतलब और कोई भाषा, मतलब आप हरियाणा से उठ करके अगर पंजाब में चले जाएं या हरियाणा से आप तमिलनाडु में चले गए, तो तमिलनाडु में हरियाणवी बोलेंगे, वो थोड़ी समझ में आएगी। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक ऐसी भाषा यूज करनी होगी जो सभी जगह समझी जाती हो, वो है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा आप कहीं पर भी दुनिया के किसी देश में चले जाओ, आपको मतलब बोली और समझी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमने भाषा के विविध रूप, लेकिन भाषा की परिभाषा अर्थ क्या है उसको हम देखते हैं। कुछ परिभाषाएं देखेंगे हम, कुछ लेखकों की, कुछ हिंदी साहित्यकारों की। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, अंडर या लाइन करना इस बात को, भाष धातु से संपन्न है। इसका अर्थ है व्यक्ति वाणी, अर्थात बोलना या कहना, यानी कि क्या है, व्यक्त, बोलना या कहना, यानी कि भाषा तब तक नहीं कही जाए, भाषा तब तक भाषा नहीं कहलाएगी जब तक वो बोली ना जाए, व्यक्त नहीं की जाए। ठीक है, यानी कि आप व्यक्त या बोलना समझने, ये अर्थ लिया जाता है। किसी भी वस्तु की स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। कोई भी चीज है, यानी कि आज के टाइम में आप देखते हैं कि कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, बहुत सारी परिभाषा दे रखी है। चाहे दुनिया भर में आप किसी भी सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश के अंदर कोई भी टॉपिक है, उसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो बहुत सारी है। बहुत सारी डेफिनेशन क्यों दी जाती है, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन आपको पढ़ने से मतलब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उस चीज के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत सारी परिभाषाएं हैं, देखेंगे हम। शुद्ध परिभाषा के विषय में न्याय शास्त्र में कहा गया है कि उसका अभिव्यक्ति अव्यापित, अतिव्यापित और असंभव दोष से रहित होना आवश्यक है। भारतीय आचार्यों से लेकर पाश्चात्य विद्वानों ने भी भाषा की परिभाषा अपने अपने चिंतन के अनुसार भिन्न भिन्न ढंग से की है। तो संस्कृत आचार्यों की जो भाषा दे रखी है, ठीक है, ये संस्कृत आचार्य, लेकिन संस्कृत में नहीं, आप हिंदी के, तो हिंदी के अंदर ही देखिएगा जो परिभाषा भाई याद हो जाए। ठीक है, ऐसी संस्कृत की परिभाषा, ज़्यादातर लोगों को संस्कृत आती नहीं है। ठीक है, मुझे भी नहीं आती, क्योंकि हिंदी टीचर, संस्कृत मैंने नहीं पढ़ी, तो संस्कृत की वैसे परिभाषा याद करना भी मुश्किल होता है। तो हम हिंदी जो साहित्यकार है उनकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप हिंदी की परिभाषा भी याद कर, बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो हम दूनीचंद ने जो परिभाषा थी उनकी देखिएगा, हिंदी व्याकरण में भाषा की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है, हम अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। यानी कि हम अपने मन के भाव को अगर हमें प्रकट करना है तो उनको प्रकट करने के लिए अपन जो जिन सांकेतिक ध्वनियों का यूज, उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। अगला है, श्याम सुंदर दास ने कहा है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक दो परिभाषा और देख लेते हैं, छोटी है जो याद हो जाएं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी मैं आपको बता दूं, बाकी आप वीडियो रोक करके ये लिख सकते हैं, अगर आपको चाहे भी मैं बड़ी बड़ी करूं तो मैं आसान जो आपको याद हो जाए, लिखने में आसानी हो। ठीक है, बाबू राम सक्सेना के मतानुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं।
ठीक है, ऊपर वाली भी देख लेते हैं, कोई बात पढ़ लेते हैं भाई, अगर जो आसान लगे आप वो याद कर लें। ठीक है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 परिभाषा, बस ज़्यादा नहीं है, और भी बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों ने दी है, जैसे दूनी चंद ने है, ठीक है, श्याम सुंदर दास ने है, उदय नारायण तिवारी है, भोलानाथ तिवारी है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो मैन है वो 3-4 हम देख ली। अब देखते हैं कि और कुछ प्लेटो ने जो दी है उनकी देख लेते हैं। प्लेटो ने विचार तथा भाषा पर अपने भाव व्यक्त करते हुए लिखा है, विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वह जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम आगे कुछ ये और देख लेते हैं हम। जो भाषा में 3 बातें सामने आती है, भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा में 3 बातें सामने आती हैं, यानी कि अगर वैज्ञानिक परिभाषा दे तो भाषा यथाचित संकेतों पर आधारित होती है, यानी कि संकेतों पर, किसी भी भाषा के शब्द अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं होता। यदि शब्द विशेष में अर्थ का संबंध तर्कसंगत होता है तो प्रत्येक वस्तु के लिए सभी भाषाओं में एक ही वस्तु के लिए अलग अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं। यथा जैसे कि यानी कि संकेतक है, कैसे, जैसे कि लड़की, ठीक है, संस्कृत में बालिका और अंग्रेजी में गर्ल। ठीक है, कुत्ता संस्कृत में कुकुर और इंग्लिश में डॉग। तो यानी कि भाषा संकेतिक है, सांकेतिक, जैसे कि देखो लड़की है, लड़की तो एक ही है, लेकिन उसको संकेत करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए अलग अलग भाषा में अलग अलग संकेतों का यूज किया जाता है, तो वो एक ही चीज, लेकिन उसके अलग अलग संकेत है। जैसे संस्कृत में बालिका लिख दिया, इंग्लिश में गर्ल लिख दिया, तो ये सांकेतिक है, समझ गए, मतलब किसी का संकेत। जैसे कि मान लीजिएगा, तो ये मतलब समझ गए हो मेरे कहने का भाव जो क्या है। सभी शब्दों के विषय में स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि किसी विशेष जीव या वस्तु को प्रारंभ से गाय, कुत्ता, कुर्सी ही क्यों कहा गया। ये ध्वनियाँ इच्छानुसार निर्धारित कर समाज द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। यानी कि आप देखते हैं कि एक चीज के, मतलब जहाँ एक चीज को, एक आप हरियाणा के अंदर, मतलब जैसे कि मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि जो हमारा हरियाणा है, वहाँ क्या है, जो बेबे शब्द यूज किया जाता है, बेबे यानी कि बहन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पंजाबी जो लोग हैं वो बेबे शब्द का यूज है वो माँ के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो सांकेतिक हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब समझ गए अच्छी प्रकार से। ये ध्वनियाँ इच्छानुसार निर्धारित कर समाज द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। उसके बाद में भाषा ध्वनि संकेतों पर आधारित है, यानी कि ध्वनि संकेत होते हैं उसके अंदर। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जिस भाषा का अध्ययन किया जाता है वह मनुष्य के मुख अवयवों से उच्चारित होती है। इस प्रकार भावाभिव्यंजना की स्पर्श तथा सांकेतिक आधारित भाषा इससे अलग हो जाती है। इसके अंतर्गत वाचिका या लिखित भाषाएं हो सकती हैं। इस प्रकार ध्वनि संकेत भेदक है जिसका निर्धारण आवश्यक होता है। यानी कि ध्वनि संकेत अ, आ, ई, उ, ये क्या ध्वनि संकेत है। यानी कि एक जैसे कि सबसे पहले ए आता है, तो अब कोई आपको ए बोलेगा तो ए क्या है, आप ए, अगर आपको कोई ए बोलता है तो आप ए ही लिखोगे, क्योंकि ये ध्वनि संकेत है, निर्धारित है। हिंदी के अंदर देवनागरी लिपि के अंदर भाई ए ऐसे ही लिखा जाता है। अगर सपोज कीजिए, अगर शुरुआत से ही जब एन का आविष्कार हुआ तो ए को अगर एक ही तरह लिखा जाता तो एक ही तरह ही लिखते। तो समझ गए ना कि एक ध्वनि संकेत होता है। जितने भी ए बी सी डी इंग्लिश के अंदर होते हैं उनकी साउंड भी क्या, ध्वनि संकेत होती है वो। ठीक है, अगला है कि भाषा व्यवस्था पर आधारित होती है, यानी कि एक व्यवस्थित रूप में होती है भाषा। व्यवस्था का अर्थ शब्द विशेष अर्थ से संबंध जोड़ना था, समाज में उसका प्रयोग, प्रचलन, प्रसिद्ध होना। भाषा में ऐसी व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था के अनुसार बालक धीरे धीरे सामान्य शब्दों गाय, घर, पानी आदि का प्रयोग करने लगता है। सामान्यतः इन जीवों, वस्तुओं ये नाम क्यों दिए गए वैसे जानने का प्रयत्न नहीं करता, और यदि वह प्रयत्न करे भी तो प्रत्येक स्थिति में सफल नहीं होगा, क्योंकि वह व्यवस्था प्रयोग की
रूढ़ि में स्थित है, यानी कि व्यवस्थित है पहले से ही। जैसे कि हम देखते हैं कि गाय को आप कहते हैं, कोई गाय को गाय क्यों कहते हैं भाई, घर को घर क्यों कहते हैं, पानी को पानी क्यों कहते हैं, तो ये भाई हिंदी भाषा जो बनी, तो जब बनी ना तो उस टाइम ये व्यवस्थित कर दिया, यानी कि कोई पुराने टाइम से व्यवस्थित है, ठीक है, पुराने टाइम से चली आ रही है, उसे कहते हैं व्यवस्थित रूप है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। भाषा की प्रवृत्ति क्या होती है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे। भाषा की प्रवृत्ति, भाषा के सहज गुणधर्म को भाषा के अभिलक्षण या उसे की प्रकृति कहती है, यानी कि जो सहज गुणधर्म होता है को भाषा की के अभिलक्षण या उसकी प्रकृति कहते हैं। इसे ही भाषा की विशेषताएं भी कहते हैं, यानी कि जो प्रवृत्ति है वो ही विशेषता होती है। हाँ, पर एक वो बात याद रखना कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में मतलब बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आप पढ़ के तो एग्जाम में अपने बुक से तो पढ़ाते कि भाषा की विशेषताएं, वहां दे दिया जाता है भाषा की प्रवृत्ति। आप कन्फ्यूजन में पड़ गए, वो ये प्रवृत्ति क्या होता है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसे शब्द जो है ना वो कन्फ्यूजिंग कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन आपको आता होता है, कई बार ऐसा होता है, या कई बार ऐसा करता है कि जो इंग्लिश का नाम है वो हिंदी में लिख देगा, ठीक है, तो उसमें भी कन्फ्यूजिंग होता है क्योंकि इंग्लिश में उसको पढ़ा नहीं होता हमने कभी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। भाषा अभिलक्षण को दो वर्गों में व्यक्त कर सकते हैं। भाषा का प्रथम अभिलक्षण वह है जो सभी भाषा के लिए मान्य होता है, इस भाषा का सर्वमान्य अभिलक्षण कह सकते हैं। द्वितीय अभिलक्षण वह है जो भाषा विशेष में पाया जाता है, इसके भाषा से दूसरी भाषा की भिन्नता स्पष्ट होती है, ठीक है। यानी कि एक भाषा के अंदर एक विशेष गुण होता है जिसके कारण उसकी दूसरी भाषा से भिन्नता होती है। जैसे कि आप हिंदी की बात करें और अंग्रेजी की बात करें तो उसके अंदर जो ध्वनि संकेत है वो ही अलग है। यहाँ तो ए लिखा जाता है, यहाँ ए लिखा जाता है शुरुआत में ए, ठीक है, तो इस प्रकार ए और ए, ठीक है। यहाँ तो ए को ऐसे लिखते हैं, ये तो मतलब तीसरा चौथा लेटर है, यहाँ पहला लेटर है, ऐसे बी सी डी ई, ठीक है, ई, तो यहाँ ई कौन सा लेटर होता है, इसके अंदर ई ऐसे लिखते हैं। तो मतलब ऐसे मतलब डिफरेंट है ना, सिंबल से कह लें या ध्वनि साउंड से कह लें, मतलब कि से डिफरेंट होती है। आइएगा हम जानते हैं कि भाषा, यहाँ ऐसे अभिलक्षणों के विषय में विचार किया जा रहा है जो विश्व की समस्त भाषाओं में पाए जाते हैं। अभिलक्षण यानी विशेषता, भाषा की क्या विशेषता, प्रवृत्ति। भाषा सामाजिक संपत्ति है। देख भाषा भाई सामाजिक संपत्ति, आप समाज से सीखते हो, ठीक है, ये कोई किसी व्यक्ति की पर्सनल नहीं है, ठीक है। सामाजिक व्यवहार भाषा का मुख्य उद्देश्य है। हम भाषा के सारे अकेले में सोचते या चिंतन करते हैं, किंतु वह भाषा इस सामान्य यथाचित ध्वनि संकेतों पर आधारित भाषा से भिन्न होती है। भाषा अघोपांत समाज से संबंधित होती है। भाषा का विकास समाज में हुआ है, उसका अर्जन समाज में होता है, उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। यह तथ्य तथ्य है कि बच्चा जिस समाज में पैदा होता है वह होता है तथा पतला है वह उस समाज की भाषा ही सीखता है, ठीक है। यानी कि समाज, देख आप भाषा है, जैसे कि आप मान लीजिएगा आप ऐसे समाज, यानी कि आप मान लीजिए पंजाबी समाज है, यानी कि पंजाबी समाज के जो लोग हैं, ठीक है, या आप बात करें जो ईसाई लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि ज़्यादा इंग्लैंड वगैरह के अंदर ईसाई लोग होते हैं तो वो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। पंजाबी लोग हैं, हरियाणवी लोग हैं, तो वो आपका समाज कैसा हो गया वैसे हो गया। अब हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली है ना कि भाषा, ठीक है, वो सीखते हैं आप, ठीक है, वहाँ पंजाबी नहीं सीख पाओ, पंजाबी एरिया में पंजाबी सीखो। जैसा समाज होगा और जैसी समाज में भाषा होगी उसी को आप सीख पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके समाज के अंदर आपके आसपास के, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके गाँव हो, ठीक है, तो वो जिस प्रकार की भाषा का यूज करेंगे डेफिनेटली है कि आप उस भाषा का ही यूज करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हों, आप इंग्लिश भी बोलना जानते हो, लेकिन व्यवहार में, देहांत में, ठीक है, आम लोगों के साथ जब आप बात कर रहे हो तो जो समाज में भाषा बोली जाती है उसी में बात करोगे। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ जाके तुम दूसरी भाषा बोलेंगे, जैसे कि तमिल बोलो अल्लू अल्लाह अल्लू, ठीक है, वेणुगोपाल अय्यर, तो ऐसी भाषा थोड़ी बोलोगे, जो समाज में वही बोलोगे और वही सीखोगे, ठीक है। आगे देखो, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि भाषा किसी की बाप की जागीर नहीं है भाई, जो तुम भाई तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी और आगे तुम अपने बेटों में दोगे, पैतृक संपत्ति नहीं भाई, ये सभी की है।
कुछ लोगों का कहना है कि पुत्र की पैतृक संपत्ति, घर, धन, बाग आदि के समान भाषा भी प्राप्त होती है, अतः भाषा पैतृक है, किंतु यह सत्य नहीं है। यदि किसी बच्चे को 1-2 वर्ष अवस्था में, शिशुकाल में किन्हीं विदेशी भाषा में लोगों के साथ कर दिया जाए, यानी कि अगर भारत का कोई बच्चा है, अगर ये आपने कभी महसूस भी है, यानी कि 6-7 महीने का है, उसे हरियाणा से ले जा करके तमिलनाडु में छोड़ दो, उसे कर्नाटका में छोड़ दो, तमिलनाडु में छोड़ दिया तो तमिल ही भाषा सीख जाएगा, वो बड़ा होगा, वो हरियाणवी सीख ही नहीं पाएगा। तमिल का कोई बच्चा है 5-6 महीने का, उसे हरियाणा में ले आके छोड़ दो, वो हरियाणवी सीखेगा। तो पैतृक नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि बाप अगर संस्कृत, अगर बाप अंग्रेजी जानता है तो बेटा मतलब वो सीखेगा, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब जो समाज के, जो आसपास के लोग बोलेंगे वही होगा, ठीक है। हाँ, अगर मतलब किसी माँ का बच्चा है, उसे दूसरी जगह ले जाए, ऐसा थोड़ी कि माँ तो मतलब जैसे कि हरियाणा में रहेगी, उसके बच्चे को तमिलनाडु में छोड़ दिया तो वो माँ वाली भाषा नहीं सीखेगा, वो जिस समाज में होगा उसी की भाषा को वो सीखेगा, ठीक है। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यही बात फिर से आ गई कि भाषा भाई किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है भाई, मैं तो किसी को दूंगा ही नहीं, ठीक है। ये तो समाज में व्याप्त है भाई, ठीक है। समाज से आपको मिलती है, समाज के लोगों से आप सीखते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा का निर्माण भी समाज के द्वारा होता है। महान साहित्यकार, भाषा प्रेमी भाषा में कुछ शब्द जोड़ या उसमें कुछ शब्द घटा नहीं सकते, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई साहित्यकार भाषा प्रेमी, भाषा निर्माता नहीं हो सकता, ठीक है। भाषा में होने वाले परिवर्तन व्यक्ति न होकर समाजकृत होता है, यानी कि एक व्यक्ति कोई भाषा में देख, जैसे हिंदी भाषा में ए आ ई ऊ है, अब आप इसके अंदर से ऐसा थोड़ी भी आप कहेगा तो मैं इससे कै कबूतर निकाल दूंगा, इसके अंदर से कोई कहेगा मैं गह गढ़ा, इसको नहीं मानता, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है ना, तो आप भाषा के किसी शब्द को, ठीक है, डिलीट कर सकते, मिटा नहीं सकते, ना कोई नया पैदा कर सकते। क्या आप भाषा के अंदर जो देवनागरी लिपि के अंदर जो अक्षर लिखे जाते हैं ए आ, क्या इसके अलावा कोई और आप नया अक्षर बना सकते हो कि नहीं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निर्धारित है पहले से ही। भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कि अर्जित संपत्ति का मतलब है कि दूसरों से मिलती है, आप समाज से अर्जित करते हो, ठीक है। भाषा परंपरा प्राप्त संपत्ति है, किंतु पैतृक संपत्ति भांति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य को भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सामाजिक व्यवहार भाषा सीखने में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है, किंतु मनुष्य को प्रयासों के साथ साथ अनुकरण करना होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक मतलब 5-6 महीने का, वो मतलब बोलना नहीं आता, वो रोता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलेगा, जैसे कि ना, हाँ, मतलब ऐसे छोटे छोटे शब्दों से यूज करेगा। और जैसे जैसे वो क्या है, आसपास के लोग, उसके परिवार के भाई चाचा ताऊ जो बोलेंगे उनकी भाषा को वो कैचअप करेगा, ठीक है, और उसी को सीख जाएगा, ठीक है, वही भाषा सीख जाएगा, ठीक है। अगर किसी घर के अंदर गाली गलौज का माहौल है तो वो बच्चा कैसे बचपन से गाली गलौज करना वो भी सीख जाएगा। अगर किसी घर के अंदर मतलब अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, प्रवचन बोले जाते हैं, वो प्रवचन सीख जाएगा। जैसा देश वैसा भेष, इसीलिए कहा जाता है। आगे देखिएगा, वही बातें आती है, तो सामाजिक स्तर पर निर्धारित होती है, ठीक है, वही बातें आ गई फिर से। और भाषा सर्वव्यापक है, यानी हर जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि भाषा कहीं है नहीं भाई, बिना भाषा तो काम नहीं चलता, हर जगह भाषा है। चाहे वो जीव जंतु, पक्षी है, उनकी भी एक भाषा है, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी भी एक भाषा है। जैसे चींटी है, वो एक दूसरे को टच करके ऐसे वो, ठीक है, उससे अपने भाव व्यक्त करती हैं। और शेर, घोड़ा, चीता, मनुष्य, सभी की एक भाषा है, और भाषा सर्वव्यापक है। हाँ, हो सकता है कि आप उस भाषा को ना जानते हो, आप उसका मतलब नहीं जानते हो, लेकिन भाषा हर जगह विद्यमान है, बस यही इसके अंदर कहा गया है। सतत प्रवाहमी है, यानी कि भाषा क्या है, सतत प्रवाह, यानी कि उसके अंदर प्रवाह होता है, ऐसा नहीं कि रुकी हुई है, ठीक है। भाषा में गतिशीलता होती है, मैं बोल रहा हूं तो आप भाषा उन शब्दों को सुन रहे हो, तो इस प्रकार से भाषा क्या गतिशील है, ऐसी थोड़ी है लस्सी पी के सुनती है भाषा, ठीक है। मनुष्य के साथ भाषा सतत गतिशील अवस्था में विद्यमान रहती है। भाषा की उपमा प्रवाहमान जल स्रोत नदी से दी जा सकती है। जैसे प्रव से निकलकर समुद्र तक लगातार बढ़ती रहती है, अपने मार्ग में वह कहीं सूखती नहीं। समाज के साथ साथ भाषा का आरंभ हुआ और आज तक गतिशील है। मानव समाज में जब तक रहेगा भाषा का स्थायित्व पूर्ण निश्चित है। किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा उसे परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, और किसी शक्ति में नहीं होती।
और किसी में शक्ति नहीं होती। यानी कि आप भाषा को, यानी कि भाषा का प्रवाह है, यानी कि वो एक चलेगी आगे से आगे, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल मूक नहीं, मतलब भाषा को आप बंद थोड़ी कर सकते हो, वो तो चलती रहेगी। और बहुत सारे चित्त परिवर्तनशील है भाषा। संप्रेषण, भाषा क्या है, जो आपको संप्रेषण मूलतः वाचक है, यानी कि भाषा के द्वारा हम संप्रेषण अपने भाव व्यक्त करते हैं, संप्रेषण है। ठीक है, बोलकर लिखित रूप में भी हम करते हैं अपनी भाषा। ठीक है, भाषा पर चित्त परिवर्तनशील है। भाषा प्रारंभिक रूप से उच्चारित होता है, भाषा का आरंभ वाक्य से हुआ है। यानी कि भाषा जो है छोटे छोटे के वाक्य, सबसे पहले वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से पंक्ति, पंक्ति से मतलब पूरी भाव व्यक्ति होगी। ठीक है, तो पूर्ण भाव की व्यक्ति सार्थक, स्वतंत्र और पूर्ण अर्थवान इकाई वाक्य से ही अनुभव है। कभी कभी तो एक शब्द से पूर्ण अर्थ का बोध होता है, यथा जाओ, जाओ आदि। वास्तव में ये शब्द न होकर वाक्य के विशेष रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसे वाक्यों में वाक्यांश छिपा होता है, जहाँ पर वाक्य का उद्देश्य अंश तुम छिपा हुआ है। श्रोता ऐसे वाक्य को सुनकर व्याकरणिक ढंग से उसकी पूर्ति कर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि जाओ, ये एक शब्द है, लेकिन ये अपने आप में पूरा वाक्य भी है। यानी कि आपको कहीं से जाने के लिए कह रहा है कि आप अपने घर से जाए, आप स्कूल से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ, जाओ। ठीक है, मतलब है शब्द, लेकिन शब्द होते हुए क्या है, एक वाक्य है। ठीक है, यही कहना चाहता है। भाषा मानकीकरण पर आधारित है। ठीक है, भाषा संयोगावस्था से युगावस्था की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, देखिएगा भाषा के विविध रूप की हम बात कर रहे थे, कि वो देख लेते हैं हम, भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो एक मिनट रुकिएगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे के पार्ट 2 में हम लेते रहेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही करा पाऊँगा। ठीक है, तो किसी कारणवश आगे मतलब अगले पार्ट में मैं कराता रहूँ। कोई टेंशन की मतलब टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे पार्ट 2 पार्ट करा लूँगा, और अगले वीडियो लेक्चर में चैनल के साथ बने रहिएगा। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, और आप इस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आगे के हम सेशन में देखेंगे भाषा के विविध रूप, लिखित और उच्चारित रूप, मातृभाषा, राजभाषा, भाषा और बोली में अंतर। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। इतना आप खुद कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।